Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes, you all are missing these sessions. Today this is Code on Wages 2019 and ये है सेशन 12 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 35 एंड 36 क्योंकि ये थोड़े से टफ हैं, थोड़े से कह सकते हो आप कि समझने वाले हैं, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन को समझ रहे हैं विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ओके, सो एक क्विक सा रिकैप देखते हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हमने क्या क्या कर लिया है या क्या क्या हमने मिस कर लिया है. ओके, तो सेशन 1 और सेशन 2 और सेशन 3 में हमने कंप्लीट किया था प्रिलिमिनरी. सेशन 4 में भी हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी ही डिस्कस किया था और यहाँ पे हमने प्रिलिमिनरी में डेफिनेशंस डिस्कस की थी. उसके बाद सेशन 5 से हमने डिस्कस किया चैप्टर 2 जो कि था मिनिमम वेजेस का, जिसमें सेक्शन 5 से 14 तक हमने कवर किया. सेशन 6 और 7 में हमने चैप्टर 3 किया जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस हमने डिस्कस किया सेक्शन 15 से लेकर 25 तक. उसके बाद सेशन 8 जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है पेमेंट ऑफ बोनस और यहाँ पे सेशन 8, सेशन 9, सेशन 10 और सेशन 11 में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हमने सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं 34 तक. ओके, तो यहाँ तक हम सेक्शन 34 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 35 और 36. लेट्स सी हम इसे कितना कवर कर पाते हैं. मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं और क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर दें. इसी के साथ साथ दूसरा चैनल है मेरा रेडी टू गेट अपडेट जहां पे चल रहे हैं 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप जहां पे मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के कुछ सेशन 5 आ चुके हैं. प्लीज उन्हें भी जरूर चेक कर लें और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी कहाँ पे, पिन कमेंट में. अगर आप ये सेशंस देख रहे हैं रेडी टू गेट अपडेट पे तो यहाँ पे आपको कुछ सेशंस मिलेंगे फ्री में और फिर आपको लेनी पड़ेगी मेंबरशिप. और रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो ये ऐसे ही मिल जाएंगे. ओके, रेडी विद एचआर मेरा एक और चैनल है जिसमें हमने एचआर के कोर्सेज इंग्लिश में डिस्कस किए हैं और बहुत सारे सेशंस हैं. तो प्लीज विजिट करें सारे चैनल्स और वहां पे आप देख सकते हैं क्या क्या प्लेलिस्ट, क्या क्या सेशंस चल रहे हैं. जो आपके काम के उन्हें देखें, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 35 और चलिए ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयर. ओके, हम समझ रहे हैं बेयर एक्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये कंप्लीट लैंग्वेज बेयर एक्ट की ही है और इसको हम बहुत इजीली समझ रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. ये कह रहे हैं For the purposes of this code, any direct tax payable by the employer for any accounting year shall, subject to the following provisions, be calculated at the rates applicable to the income of the employer for that year, namely. इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें ना हमें बता रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स एक्चुअली में हमें कैसे कैलकुलेट करना है जो कि डिडक्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट में से अंडर सेक्शन 34. ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग अवेलेबल सरप्लस फॉर बोनस. अब देखिए पीछे के सेशंस आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज सब चीजें कंफ्यूजिंग लगेंगी. ये देखने के बाद भी आप समझ सकते हैं. यहाँ पे आप देख लीजिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है डायरेक्ट टैक्स की और उसके बाद जाके पीछे के सेशंस जरूर देख लें क्योंकि उन सेक्शंस में ये सब चीजें रिलेट हो रही हैं. मतलब ये जो हम डायरेक्ट टैक्स आज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये वो डायरेक्ट टैक्स है जो कि हमें क्या करना है, जो कि हमने सेक्शन 34 में देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें डिडक्ट करना था. ठीक है, तो ये वही वाला डायरेक्ट टैक्स हम यहाँ पे 35 में आज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसकी बात हो रही है. चलिए, ए इन कैलकुलेटिंग सच टैक्स नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ. जब हम ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या चीजें कंसिडर नहीं करनी है. नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी लॉस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड कैरिड फॉरवर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस. क्या कह रहे हैं ये, जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं. ठीक है, लॉसेस, एनी लॉस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड कैरिड फॉरवर्ड, ये जो है ये हमें नहीं देना है. इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ये हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेट करते समय टैक्स. नेक्स्ट, एनी एरियर्स ऑफ डेप्ट, any arrears of depreciation which the employer is entitled to add to the amount of the allowance for depreciation for any succeeding accounting year or years under subsection 2 of section 32 of the income tax act. क्या है, सिंपल जो हमारा अनयूज्ड डेप्रिसिएशन है फ्रॉम अर्लियर ईयर्स जो कि सेक्शन 32(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है वो भी हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे. एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अनयूज्ड डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है. ठीक है. बी, where the employer is a religious or a charitable institution to which the provisions of section 41 do not apply
and the whole or any part of its income is exempt from the tax under the Income Tax Act, then with respect to the income so exempted, such institution shall be treated as if it were a company in which the public are substantially interested within the meaning of that act. क्या कह रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अगर हैं तो क्या करना है, जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज इफ दे आर पब्लिक कंपनीज फॉर टैक्स ट्रीटमेंट. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम उन्हें एज अ कंपनी ट्रीट करेंगे. सच इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट वर अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक कंपनी की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा, जो कि सेक्शन 41 में फॉल नहीं होती होंगी. सबसे पहली लाइन में देखिए, where the employer is a religious or a charitable institution to which the provisions of section 41 do not apply and the whole or any part of the income is exempt from the tax. ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पर हम उन्हें ट्रीट करेंगे एज इफ वो पब्लिक कंपनी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Where the employer is an individual or a Hindu undivided family, या तो इंडिविजुअल है या HUF है हमारे एम्प्लॉयर, the tax payable by such employer under the Income Tax Act shall be calculated on the basis that the income derived by him from the establishment is his only income. क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल और HUFs के केस में, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के केस में टैक्स जो हम कंप्यूट करेंगे उसमें अज्यूम करेंगे कि उनकी ओनली इनकम है इस्टेब्लिशमेंट से. ठीक है, यही इनकम है इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट से है. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की इनकम को ही हम टोटल इनकम इनकी मानेंगे. HUF या इंडिविजुअल अगर आप हो, और सारी इनकम नहीं जोड़ी जाएंगी, मतलब इंडिविजुअल है तो बहुत जगह से इनकम आई होती है तो वो सारी इनकम नहीं जोड़ी जाएंगी. HUF है तो कई जगह से इनकम आ रही होती है, तो सब इनकम के बारे में हम बात नहीं करेंगे. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ जो यहाँ पे यहाँ वाली इनकम है, जो इस्टेब्लिशमेंट वाली इनकम है. ठीक है, नेक्स्ट. Where the income of any employer includes any profits and gains derived from the export of any goods or merchandise out of India, and any rebate on such income is allowed under any law for the time being in force relating to direct taxes, then no account shall be taken of such rebate. जहाँ पर हमारे जो ये एम्प्लॉयर हैं इनकी इनकम में कोई भी प्रॉफिट और गेन्स कहाँ से हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज आउटसाइड ऑफ इंडिया. अगर इनकम कौन सी वाली है, एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज आउट ऑफ इंडिया, और वहां पे कोई रिबेट मिला है, एंड एनी रिबेट ऑन सच इनकम इज अलाउड, अलाउ किया गया है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. हमें इंक्लूड नहीं करने हैं रिबेट्स फॉर एक्सपोर्ट्स और अदर कोई भी जनरल रिबेट्स हैं. ठीक है, वो हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने हैं. नो अकाउंट shall be taken of any rebate other than development rebate or investment allowance or development allowance or credit or relief or deduction not herein before mentioned in this section in the payment of any direct tax allowed under any law for the time being in force relating to direct taxes or under the relevant annual finance act for the development of any industry. यहाँ पे हमने क्या बात करी, देखिए ऊपर हम रिबेट की बात कर रहे थे डी में, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप इंक्लूड नहीं करेंगे कोई भी रिबेट फॉर एक्सपोर्ट्स और अदर जनरल रिबेट्स, लेकिन एक्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट अलाउंस या फिर क्रेडिट और रिलीफ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसको आप ले लेंगे. क्योंकि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी रिबेट अदर देन, मतलब अदर देन का मतलब है और किसी रिबेट का नहीं लेंगे, लेकिन इनका ले लेंगे. किस किस का, डेवलपमेंट रिबेट का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का, डेवलपमेंट अलाउंस का, क्रेडिट और रिलीफ और डिडक्शन का. ठीक है, ये वाला हम ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे रिबेट, और कोई हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि डी में हमने स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन सा रिबेट हमें कंसिडर नहीं करना है, और यहाँ पे ई में स्पेसिफिकली बता दिया कि ये कंसिडर आप कर सकते हो रिबेट. ठीक है, तो ये है, तो डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करते समय हमें ये चीजें कंसिडर करनी है और ये नहीं करनी, ये कुछ इन्होंने 5 पॉइंट्स में हमें बता दिया है. ठीक है, चलिए इसको ना थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए अच्छे से. चलिए लेट्स से हमारा जो एम्प्लॉयर है वो इंडिविजुअल है जो कि रन कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी. ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया.
ग्रॉस प्रॉफिट है 15 लाख ना, उससे यहाँ पे फिर अगेन वही होगा, मैं जो फिगर्स ले रही हूँ ये ऐसे ही है, इनकी कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी, बस आप एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि आप ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे और आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट की यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो भी होगा वो आएगा, कंपनी में जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन हमें नहीं करना है इसमें कंसिडर, जो कि हमारा सबसे पहला पॉइंट था। एंड ही ऑल्सो अर्नड मनी फ्रॉम रेंटल इनकम एंड शेयर्स, बट हम इसे इग्नोर करेंगे, वी विल इग्नोर दिस फॉर बोनस टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। हमें और भी कोई इनकम यहाँ पे नहीं देखनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। अब टैक्स कैलकुलेशन फॉर बोनस पर्पस, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर हिज इनकम स्लैब जैसे कि 25% हो गया, ठीक है। तो टैक्स ऑन 15 लाख 3,75,000 आ गया हमारा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 15 लाख पे आप 25% कैलकुलेट करेंगे 3,75,000 आ जाएगा। बट ही हैड 1 लाख इसका एक्सपोर्ट रिबेट है, ठीक है। एक्सपोर्ट रिबेट, अब देखिए डी वाले क्लॉज में जाइएगा, वहां पे देखिएगा एक्सपोर्ट रिबेट को मना किया गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इग्नोर्ड एज पर क्लॉज डी, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही सेम मेरे पास आ गया जैसे 50 लाख इन्वेस्टमेंट अलाउंस, अब ई में हमें कहा था कि ये अलाउड है तो हम इसे लेंगे। अब देखिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 34 वो कितना हो जाएगा, 3,75,000 माइनस 50,000, ये हो गया हमारा 3,25,000। 1 लाख को हमने ऊपर क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि वो हमें इग्नोर करना था एज पर क्लॉज डी, ठीक है। तो डी को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ई को भी कर लिया, और ऊपर जो हमें सारे क्लॉजेस दिए हुए वो सब इसमें आ गए, तो हमें इसे ऐसे करना है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो ये लॉ इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयर्स जो है डोंट रिड्यूस प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपेंस दिखा दिखा के आप अपने प्रॉफिट्स को कम करते जाओ, ठीक है। टू मेनी रिबेट्स या फिर कोई पास लॉसेस यूज कर करके आप प्रॉफिट्स कम करते जाओ, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे, एलोकेबल सरप्लस कम होता है, अवेलेबल सरप्लस कम होगा, फिर अवेलेबल सरप्लस में से जो हम एलोकेबल सरप्लस निकालते हैं वो कम होगा, फिर ऑब्वियसली बोनस का जो ये परसेंटेज होगा ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल ये है कि करंट ईयर या फिर एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड या एक्चुअल टैक्स शुड बी यूज्ड टू कैलकुलेट हमारा अवेलेबल सरप्लस जो कि हमारे बोनसेस के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये इतना है, इसलिए इसको स्पेशली बताया गया है कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स आप उसमें से माइनस करोगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है या नहीं करनी, ओके। सो चलिए आप इसे दोबारा चेक करें, एक बार रीड करें, फिर उसके बाद इसे देखें और फिर प्लीज़ नोट ज़रूर करें, बिकॉज बिना नोट करे ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, नहीं ध्यान आएंगी, आपको ऐसा लग रहा है आपने फिगर्स देख ली और याद रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। जब दोबारा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ सकती है, इसलिए प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्शन 36, ये भी थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इसे भी हम प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, सेट ऑन एंड सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस, क्या कह रहे हैं इसमें, वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 26। देखिए अब वही है कि पीछे के सेक्शंस आपको देखने जरूरी हैं, सारे सेक्शंस देखिए, पूरा कवर करिए, तभी मजा भी आएगा, तभी समझ भी आएगा। आधा अधूरा कुछ कुछ समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे कि ये सेक्शन 26 की बात हो रही है, तो सेक्शन 26 हमारा एलिजिबिलिटी फॉर बोनस था, ठीक है, तो वहां से उसको यूज किया इन्होंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेट ऑन और सेट ऑफ एलोकेबल सरप्लस है, तो इसमें ये बताएंगे, देखिए किसी ईयर में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, किसी ईयर में आपको कम प्रॉफिट हो गया, तो हमें सेट ऑन सेट ऑफ कैसे करना है, ठीक है, हमें पीछे के लॉसेस कैसे कवर करने हैं पहले, फिर बोनस कैसे निकालना है, ये पूरा सेक्शन इस बारे में बात करेगा। तो चलिए इसको दोबारा से पढ़ते हैं। वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में एलोकेबल सरप्लस जो है हमारा एक्सीड करता है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बोनस पेबल टू द एम्प्लॉइज इन द एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 26, मतलब जितना बोनस हमें देना है उससे ज्यादा आ रहा है हमारे पास एलोकेबल सरप्लस, तो हम क्या करेंगे, ये है। देन द एक्सेस शेल, वो जो एक्सेस अमाउंट होगा सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 20% ऑफ द टोटल सैलरी और वेज ऑफ द एम्प्लॉइज employed in the establishment in that accounting year be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilized for the purpose of payment of bonus in such manner as may be prescribed by the central government। क्या कह रहे हैं, देखिए जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं ना,
तो एलोकेबल सरप्लस गिवन ईयर में मोर देन आ रहा है मैक्सिमम बोनस पेबल, ठीक है। मैक्सिमम बोनस हमारा कितना होता है, वही 20% ऑफ एनुअल वेजेस। एक्स्ट्रा अमाउंट वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो वो हम कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 4 years, ठीक है। दिस कैन बी यूज टू पे बोनस इन ईयर्स जहां पे प्रॉफिट्स लो होंगे, ये कह रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है फोर्थ अकाउंटिंग ईयर, वो ये है, फोर्थ अकाउंटिंग ईयर का जो रेफरेंस दिया जा रहा है उसमें ये है कि आप 4 अकाउंटिंग ईयर तक उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप हर बार बोनस दे सकें। लिमिट कितनी कर दी, सेट ऑन कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है, 20% ऑफ टोटल वेजेस से एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। इसको अभी हम जब फिगर्स से एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं। चलिए इसको यहीं पे ही एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे हम सेट ऑन और सेट ऑफ एक्सप्लेन कर रहे हैं ईयर बाय ईयर। तो अज्यूम करते हैं टोटल एनुअल वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। अगेन ये अमाउंट्स ऐसी ली हुई है, ये एज इट इज एग्जाम्पल समझिए। तो मिनिमम बोनस कितना है, मिनिमम बोनस हमें कितना देना होता था, 8.33%। तो 10 लाख का 8.33% कितना हो गया, 83,300। अब मैक्सिमम बोनस कितना होता था, 20%। अगेन ये जो सारे रेट्स हैं हम पीछे से डिस्कस करके आए हुए हैं सेक्शंस में, तो आप जरूर देखें। मैक्सिमम बोनस कितना हो गया, 2 लाख, किसका, 10 लाख का 20%, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 लाख। अब ईयर 1 में हमें अच्छे प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, तो एलोकेबल सरप्लस कितना है मेरे पास, 2.5 लाख, और मैक्सिमम बोनस कितना जो हमारा 20% आया, 2 लाख, ठीक है। एलोकेबल सरप्लस ऐसी उठाई हुई फिगर है, 2.5 लाख हो गया। अब ये कितना है, अब हमने क्या बात करी, ज्यादा एक्सीड हो रहा है, एलोकेबल सरप्लस 2,50,000 है और मैक्सिमम बोनस पेबल कितना, 2 लाख, तो एक्सेस सेट ऑन मतलब 50,000 हम कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे विद इन 20% लिमिट, ठीक है। ये हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ये मतलब हमारा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 4 years तक, ठीक है, जिससे कि जिस साल जैसे प्रॉफिट नहीं हो तो वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं बोनस के लिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सबसेक्शन बोल रहा है 36 का, इसको अच्छे से समझ लें, दोबारा समझ लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, वेयर फॉर एनी अकाउंटिंग ईयर, जब किसी अकाउंटिंग ईयर में देयर इज नो अवेलेबल सरप्लस और द एलोकेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर falls short of the amount of minimum bonus payable to the employees in the establishment under section 26। मिनिमम बोनस कितना होता था, 8.33% से भी कम आ रहा है, ठीक है, ठीक है, या तो अवेलेबल सरप्लस कम है, एलोकेबल सरप्लस नहीं है, या फिर मिनिमम बोनस कम है मेरे पास, एंड देयर इज नो अमाउंट और सफिशिएंट अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑन। अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है पीछे से, ठीक है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुई या सेट ऑन हुई, जो कि हमने सबसेक्शन 1 में कैलकुलेट करी थी। सबसेक्शन 1 में तो हमने कह दी कि भाई 50,000 आपको करनी है और 20% लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है, सेट ऑन करना है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि अगर नहीं है, सबसेक्शन 1 से कोई अमाउंट नहीं आ पाई, कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है, तो क्या होगा, विच कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस, मतलब जो यूज हो सकती थी मिनिमम बोनस को पे करने के लिए, देन सच मिनिमम अमाउंट और द डेफिशिएंसी, तो जो कमी आ रही है या जो डेफिशिएंसी है, एज द केस में बी, शैल बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट ऑफ in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year in such manner as may be prescribed by the central government। ये क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ तक समझ लिया कि भाई हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है, कम है, तो कैसे किया जाएगा इसका निवारण, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में एलोकेबल सरप्लस कम है, प्रॉफिट नहीं है और कंपनी स्टिल लाइबल है मिनिमम बोनस देने के लिए एज पर सेक्शन 26, जो कि टिपिकली 8.33% है, तो शॉर्टफॉल जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर अप टू 4 years, ठीक है। कैसे, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारा ईयर 2 आ गया, जहाँ पे हमारे वेरी लो प्रॉफिट है, ठीक है। एलोकेबल सरप्लस कितना हो गया मेरे पास, इसमें 30,000 हुआ। अब मिनिमम बोनस मुझे कितना देना होता है, 83,300, भाई पीछे से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 8.33% जो हमें देना होता है। शॉर्टफॉल 53,300 है, विच इज सेट ऑफ टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। ये जो शॉर्टफॉल है ये सेट ऑफ होगा टू बी एडजस्टेड इन फ्यूचर ईयर्स, इसको हम सेट ऑफ करेंगे आगे, ठीक है, ये कह रहे हैं। थर्ड, the principle of set on and set off as may be provided in rules by the central government under this code shall apply to all other cases not covered by subsection 1 or subsection 2 for the purpose of payment of bonus under this code। क्या कह रहे हैं ये,
सिंपल कह रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग सिचुएशंस हैं, ऑल अदर केसेस जहाँ पे एग्जाम्पल मिक्स्ड सरप्लस ईयर्स हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम करेगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है सेट ऑन और सेट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे रूल्स आपको पता चल जाएंगे कैसे आपको सेट ऑन और सेट ऑफ करना है। ऊपर तो 2 केसेस बता दिए, और केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4th, where in any accounting year any amount has been carried forward and set on or set off under this section, then in calculating bonus for the succeeding accounting year, the amount of set on or set off carried forward from the earliest accounting year shall first be taken into account। क्या कह रहे हैं, जहां पे where in any accounting year any amount has been carry forward हुई है and set on या set off हुई है इस सेक्शन में, then बोनस कैलकुलेट करते में फॉर द सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर जो अमाउंट सेट ऑन और सेट ऑफ है कैरिड फॉरवर्ड है फ्रॉम द अर्लीस्ट अकाउंटिंग ईयर शैल फर्स्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जब हम यूज कर रहे हैं सेट ऑन और सेट ऑफ तो हमें हमेशा पहले ओल्डेस्ट अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना है, यूज करना है। ऑलवेज यूज द ओल्डेस्ट अमाउंट जो कि कैरिड फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं तब हमें समझ में आएगा इसको क्लियरली। चलिए, इसमें हमने ईयर 2 तक समझ लिया था। अब आते हैं ईयर 3। ईयर 3 में वही मॉडरेट प्रॉफिट हुआ। एलोकेबल सरप्लस हमारा जैसे 1,50,000 है, रिक्वायर्ड कितना है 83,300 है, जो कि हमारा ये मिनिमम बोनस है। तो बोनस पेड फ्रॉम सरप्लस, और यहाँ पर नो सेट ऑन और सेट ऑफ अप्लाई हो गया। ठीक है, जो हमने 3rd वाला पढ़ा था उसमें ये ऐसे हो गया 3rd। अब ईयर 4 में हम और देख लेते हैं हाई प्रॉफिट अगेन। अब यहाँ पे हमारा अगेन जो है हाई प्रॉफिट हो गया, जिसमें एलोकेबल सरप्लस आ गया मेरे पास 2,30,000। ठीक है, मैक्सिमम बोनस कितना आ गया मेरा 2 लाख। तो एक्सेस कितना है मेरे पास 30,000 है। ठीक है, लेकिन ये तो 30,000 हो गया, लेकिन 4th वाले में ये कह रहे हैं कि पहले जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है हमें उसे पहले यूज करना है। तो बट यूज कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर 1 जो कि 50,000 था अगर नीड है। ठीक है, आगे आप पहले उसे यूज करोगे और ये एक्सेस 30,000 बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ना एक समरी टेबल से और समझ लेते हैं तो हमें यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पीछे से जो हमने सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो ईयर 1 यहाँ पे ईयर आ गए मेरे 1 2 3, उसके बाद आ गया मेरा सरप्लस। अब सरप्लस कितना 2,50,000 था सबसे पहले। ऊपर से आप चेक भी कर लीजिएगा पीछे जाके स्लाइड में कि हाँ यही एग्जाम्पल थे या नहीं थे। सरप्लस कितना था 2,50,000 था। बोनस कितना रिक्वायर्ड था 2 लाख रिक्वायर्ड था। तो एक्शन क्या होगा इसमें 50,000 एक्स्ट्रा हमें सेट ऑन करना है। ठीक है, तो कैरिड फॉरवर्ड कितना हो गया मेरा 50,000। फिर नेक्स्ट में क्या था, सरप्लस था भाई मेरे पास 30,000, बोनस कितना रिक्वायर्ड था 83,300, तो कितना 53,300 कम था, सेट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा सेट ऑफ आगे। नेक्स्ट था मेरे पास 1,50,000 और 83,300 बोनस यहाँ पे हमने नॉर्मली पे ऑफ कर दिया। फिर 4th में क्या था 2,30,000 मेरे पास सरप्लस ज़्यादा हो गया, बोनस कितना रिक्वायर्ड था मेरे पास 2 लाख रिक्वायर्ड था। फिर अगेन हम क्या कर रहे हैं 30,000 सेट ऑन कर देंगे अगर नीडेड है, और यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा एज पर रूल्स। रूल्स में वही कि पहले 50,000 वाला आप यूज करोगे देन ये 30,000 वाला यूज होगा। ठीक है, ये है इसमें, ये पूरी समरी है, इसको प्लीज दोबारा देख लें। और देखिए इसको क्यों लाए हैं, स्टेबलाइज करने के लिए बोनस के पे आउट ओवर जब हमारा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तब भी, और जब प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तब भी। ठीक है, इसमें हम प्रिवेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स को फ्रॉम अवॉइडिंग बोनसेस जब लो प्रॉफिट ईयर्स हैं। मतलब आप ये कह दोगे कि लो प्रॉफिट है तो हम बोनस नहीं दे सकते, लेकिन क्या है पीछे से जो आपके पास प्रॉफिट है वहाँ पे स्कोप था कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड करें, आप उसे सेट ऑन करें, मतलब आगे बढ़ाएं और बोनस पे कर दें। ठीक है, ऑब्वियसली ये पर्पस तो है ही कि एम्प्लॉय वेलफेयर भी हो, बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखें। पीछे जहां ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं वहां से हम बोनस के लिए अमाउंट आगे बढ़ाते चलें जिससे कि हर साल बोनस हम आराम से पे कर पाएँ। ठीक है, ये है। ओके, सो दिस वाज सेक्शन 36। आई होप सो समझ आया होगा, और नहीं आया है तो प्लीज़ जाएं दोबारा इसको चेक करें। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ ज़रूर नोट करें, नोट करके इसको अपने आप देखें, कैलकुलेशंस खुद करके देखें तो ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नहीं आता है समझ में तो मुझे ज़रूर बताएं, एंड यस अगर हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं। चलिए, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।